हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू वेरांदा आईएएस। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह। तो साथियों, आज के इस इंटरेस्टिंग से सेशन में हम जानेंगे अशोका के बारे में। आज हम जानेंगे कि सम्राट अशोका ने अपने जीवन के अंदर क्या उन्होंने कंपैशन दिखाया, या क्या सम्राट अशोका ने अपने जीवन के अंदर कॉन्क्वेस्ट किया, और वही कॉन्क्वेस्ट और कंपैशन का ये जो बैलेंस है वो किस हिसाब से उनके जीवन के अंदर आगे बढ़ता है। तो आज के इस सेशन में हम वही जानने का प्रयास करेंगे, और ये हम जानने का प्रयास करेंगे फ्रॉम द अशोकन इडिक्ट्स, क्योंकि आज से लगभग 2300 साल पहले घटित हुई घटनाओं के बारे में अगर हमें आज के समय में जानना है तो उस जमाने के हमारे पास कुछ तो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होने चाहिए, और अगर वो एविडेंसेस हमारे पास नहीं है तो हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में नहीं जान पाएंगे, जो कि अगेन एक बात होती है, बहुत डिफिकल्ट बात होती है। तो इसी वजह से अगर हमें उस समय के बारे में कुछ जानना है तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें उस समय के बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चाहिए होते हैं, और उसी जमाने में कुछ ऐसे चीजें करी गई थी जो आज के समय में हमें उस जमाने का इंफॉर्मेशन देती है, और वो है अशोकन ईडिक्ट्स। ये जो अशोकन ईडिक्ट्स हैं साथियों, ये अशोकन ईडिक्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली हैं क्या? वो हैं अलग अलग राइटिंग्स। मतलब आज के समय में आप देखते रहेंगे कि अगर मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ वीर, ठीक है, तो ये मैं कुछ तो भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्यों और मैं लिख कैसे पा रहा हूँ और आप समझ कैसे पा रहे हैं? आप इसीलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि आपको ये जो लेटर्स है ना, इसके बारे में आपको पता है। हम कम्युनिकेट भी जो कर रहे हैं वो भाषा के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मतलब देयर इज अ कॉमन लैंग्वेज, देयर इज अ कॉमन स्क्रिप्ट, और वही स्क्रिप्ट को जब मैं लिख रहा हूं तो वो इंफॉर्मेशन जो है मैं लिखावट के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो उस जमाने में भी जब अशोका का टाइम पीरियड था तो उस जमाने में भी कुछ चीजें लिखी गई थी, और ये जो चीजें लिखी गई थी ये आज के जमाने में जैसे पेपर वगैरह पे लिखी जाती है, उस जमाने में पेपर वगैरह पे लिखी नहीं गई थी। तो वो लिखी कहाँ गई थी? वो लिखी गई थी अलग अलग जगहों पे, जैसे हार्ड सरफेसेस के ऊपर। अब ये हार्ड सरफेसेस हैं क्या? वो हो जाएंगे आपके अलग अलग पत्थर, या अशोका के समय पे जो अलग अलग आर्कियोलॉजिकल चीजें जो अलग अलग मॉन्यूमेंटल चीजें बनाई गई थी, उन चीजों के ऊपर फिर इसको लिखा गया। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे ऐसे अशोकन पिलर्स देखे होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे फेमस है द सारनाथ पिलर। आपने अशोक चक्र के बारे में तो सुना ही होगा। वो अशोक चक्र जो है कहाँ से अडॉप्ट किया गया? वो अडॉप्ट किया गया है सारनाथ पिलर से। तो सारनाथ पिलर में ये जो अशोक स्तंभ था उसी के अंदर ये अशोक चक्र है, और उसी चक्र से हमने बाद में अडॉप्टेशंस किए। तो वैसे ही बहुत सारे पिलर्स उस जमाने में बनाए गए थे अशोका द्वारा, और इन्हीं पिलर्स के ऊपर कुछ बातें लिखी गई थी, कुछ चीजें इंस्क्राइब की गई थी, और वही चीजें हमें अशोका के कॉन्क्वेस्ट या कंपैशन के बारे में बताती हैं। अब यहाँ पर अशोका का कॉन्क्वेस्ट और कंपैशन, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है, इसके ऊपर जानने से पहले आप हमारे साथ, और ये ऐसे जो इंफॉर्मेशंस होते हैं, अगर इस चीज के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एंड आप अपने दोस्तों को भी ये चीज रेकमेंड कर सकते हैं। जो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं। सो यहाँ पर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन बी कनेक्टेड। अब यहाँ पर अशोका के जीवन की अगर हम बात करें कि अशोका के जीवन के अंदर कैसे वो एक जगह से, एक स्टेज से दूसरे स्टेज के अंदर ट्रांजिशन किए, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ट्रांजिशन करता है कहाँ से कहाँ पर, मतलब एक स्टेज से लेके दूसरे स्टेज तक। तो अशोका का जो जीवन है ना वो किस तरीके से था, तो अशोका के कुछ बेसिक फैक्ट्स अगर हम जाने तो अशोका ही वॉज द सन ऑफ द किंग बिंदुसारा। एंड कहा जाता है कि बिंदुसारा के टोटल 6 बेटे थे और उनमें से एक थे अशोका। मतलब दिस वाज वन थिंग। अब अलग अलग थियरीज है, कहा जाता है कि अशोका के और भी ब्रदर्स थे, टोटल 101 भाई थे ये लोग, वो भी एक थियरी दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे रिजेक्ट किया जाता है। तो अशोका जब यहाँ पे पैदा हुए थे किंग बिंदुसार के बेटे के तहत, तो किंग बिंदुसार का 272 बीसी के दरमियान जब डेथ हो जाता है तो इनका, अशोका का बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्ट्रगल्स होता है विथ हिज ब्रदर्स, एंड अपने भाइयों को डिफीट करने के बाद, और बहुत से क्रूर लोग, बहुत से लोग कहते हैं
कि अशोका इस समय पे बहुत क्रूर थे। तो क्योंकि वो क्रूर थे, उन्होंने अपने भाइयों को क्या किया, अपने भाइयों को उन्होंने मार दिया। और मारने के बाद क्या हो रहा है कि वो स्वयं यहाँ पर क्या बन जा रहे हैं, सम्राट बन जा रहे हैं, राजा बन जा रहे हैं। और वो राजा कब बनते हैं, अराउंड 269 बीसी में। तो यहाँ पर जब हम अशोका के जीवन के बारे में बात करें साथियों, तो अशोका का जीवन जो है ना, वो 3 मेजर फेजेस में आता है। सबसे पहला अशोका के जीवन में हम देखते हैं दैट अशोका कौन है, अशोका चंड अशोका है। अशोका को चंड अशोका कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे चरण में अशोका को, सॉरी, यहाँ पर पहले फेज में अशोका को काम अशोका कहा जाता है। दूसरे फेज में अशोका को चंड अशोका कहा जाता है। एंड तीसरे फेज में अशोका को धम्म अशोका कहा जाता है। अब साथियों ये है क्या, ये अशोका के जीवन में जो ट्रांजिशंस होते हैं ना, जो अलग अलग समय के अंदर वो अलग अलग चीजें जब वो महसूस करते हैं, तो उसके वजह से ट्रांजिशन होते हैं। जैसे आज के समय में हमारे भी जीवन के अंदर हम कभी भी एक जैसे होते नहीं है। एवरी डे वी आर इवॉल्विंग। एंड अगर कुछ मेजर घटना हमारे जीवन में भी होती है, सो इट इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट, राइट। उसी हिसाब से अशोका के भी जीवन में क्या होता है कि टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। और वही टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पर जो है अशोका के बारे में देयर इज गोइंग टू बी हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम काम अशोक की बात करते हैं, तो अशोका जब यहाँ पर जन्म लेने के बाद, जब अशोका अपने प्रिंस वाले स्टेज में थे ना, तो वो यहाँ पर अपने सेंशुअल प्लेजर्स को बहुत ज्यादा फुलफिल करने का कोशिश करते थे, मतलब अपने डिजायर्स को फुलफिल करने का कोशिश करते थे। यहाँ पे इट कैन बी आइदर इंटॉक्सिकेशंस और सेंशुअल प्लेजर्स वैसा। देन आफ्टर दैट क्या होता है, जब अशोका का उन चीजों से मन भर जाता है, तो अशोका ट्रांजिशन कर जाते हैं किसमें, चंड रूप में। चंड मतलब क्या, विकेड। अशोका बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाते हैं ये सब। एंड ये जो गुस्सैल वाला नेचर है, ये कब हम देखते हैं, ये हम देखते हैं जब अशोका अपने भाइयों के साथ झगड़ते हैं, किसके लिए, फॉर द थ्रोन। और इसी समय पे कहा जाता है कि अशोका ने अपने भाइयों को मार गिराया और यहाँ पर वो अगले राजा बने। तो जब अशोका यहाँ पर अगले राजा बनते हैं, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर समय पे क्या होता है कि अशोका अभी भी अपने चंड रूप में ही है। तो जब अशोका अपने चंड रूप में है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अशोका अपने एक्सपेंशन के ऊपर फोकस करते हैं। और क्योंकि अब देखिए, अशोका के जो फादर थे दैट इज किंग बिंदुसार, इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया था। अब आप सोचते रहेंगे कि अशोका के मतलब जो मौर्यन साम्राज्य है, क्योंकि अशोका मौर्यन साम्राज्य को बिलोंग करते थे। अब उस जमाने में होता क्या था कि प्राचीन भारत में हम हमेशा देखते हैं कि भाई कौन सा डायनेस्टी के अंदर कौन से रूलर जो हैं वो गोल्डन पीरियड के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जब हम गोल्डन पीरियड की बात करते हैं, तो आप सबको लगता रहेगा कि वो अशोका के समय पे गोल्डन पीरियड हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इट इज नॉट अशोका, बट इट वॉज हिज फादर बिंदुसारा, जिनको एक खिताब दिया जाता था दैट इज स्लेयर ऑफ फोर्स, मतलब दुश्मनों का नरसंहार करने वाला। अब ये जब दुश्मनों का नरसंहार करने वाले, ये जो टाइटल दिया जाता है इनको, ये क्यों दिया जाता है, ये इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो व्यक्ति थे ये अब्रॉड के अंदर, ठीक है, ये जो व्यक्ति थे ये बहुत ज्यादा आगे जो है ना, मतलब एक्सपेंशन लेवल पे ये बहुत ज्यादा कर रहे थे। साउथ इंडिया के अंदर इन्होंने एक्सपेंशन किया, और वही साउथ इंडिया के अंदर एक्सपेंशन करने के बाद, वही साउथ इंडिया के अंदर एक्सपेंशन करने के वजह से हम क्या इनको बोलते हैं, दैट ही इज द स्लेयर ऑफ द फोर्स, मतलब बिंदुसार को हम ये टाइटल देते हैं। सो उन्हीं के बेटे जब अशोका बनते हैं, तो अशोका के समय पे मेजोरिटी ऑफ द एरियाज को क्या कर लिया जाता है, कॉन्क्वेस्ट कर लिया जाता है। एंड अशोका के समय पे एक मुख्य एरिया उस जमाने में था जिसको कॉन्क्वेस्ट करना बाकी था। और वो मुख्य एरिया क्या था, अगर आप इंडिया का ये वाला एरिया देखेंगे तो यहाँ पर आपको उड़ीसा पता चलता है, ठीक है। उड़ीसा को उस समय पे कलिंगा राजघराना भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो कलिंगा रूलर्स है ना, वो रूल करते थे। अब ये जो कलिंगा रूलर्स थे, ये कलिंगा रूलर्स का ये जो एरिया था, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था। मतलब इस क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा पोर्ट्स पोर्ट्स वगैरह थे। और अशोका उस टाइम पे, क्योंकि अशोकन एम्पायर जो था वो एक अर्बन एम्पायर था जो ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था, यही अशोकन एम्पायर अब चाह रहा था कि कलिंगा उसके क्षेत्र के अंदर आए।
लेकिन कलिंगा के रूलर्स वो चीज नहीं चाह रहे थे। तो इसके वजह से अशोका उस टाइम पे डिसाइड करते हैं कि अशोका वो क्या करेंगे, वो एक युद्ध करेंगे कलिंगा रूलर्स के साथ। और यहीं पर 269 बीसी में रूलर बनने के बाद अशोका ने अराउंड 262-261 बीसी के दरमियान यहाँ पर उन्होंने कलिंगा का युद्ध किया। अब इस कलिंगा के युद्ध के अंदर कहा जाता है कि लगभग 2.5 लाख लोग जो है वो इम्पैक्टेड थे। 1 से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी और एक से 1.5 लाख लोगों को गिरफ्त में लिया गया था, जिसमें उनको मार दिया गया था। और जब अशोका कलिंगा के मैदान के अंदर, कलिंगा जो एरिया था उसको, कलिंगा के एरिया के अंदर एक एरिया, कलिंगा के राजघराने के अंदर एक एरिया था जिसको कहा जाता है धावली रीजन, और वहीं पर एक नदी था जिसको कहा जाता है द दया रिवर। जब अशोका इस क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि धावली के क्षेत्र में इतनी जो कॉर्प्सेस जो थे ना, कॉप्स होते हैं ना, वो पड़े थे। एंड जो दया नदी का जो रंग है वो बदल चुका था। तो इतना ज्यादा खून खराबा देख के अशोका के अंदर एक बदलाव देखने को मिला। और यही कलिंगा के जंग के बाद अशोका के अंदर बदलाव के वजह से हम क्या कहते हैं, अशोका ने एक नया धर्म अपना लिया, दैट इज बुद्धिज्म। अब होता क्या है कि कलिंगा युद्ध के बाद अशोका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड रहने लगते हैं। और जब वो डिस्टर्ब्ड रहने लगते हैं तो उस समय पे वो देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, दैट इज द बुद्धिस्ट लोग, उनको इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं फील होता है कोई भी चीजों से। मतलब उनके अंदर कोई डिजायर्स वगैरह नहीं थे, दे वर नॉट इम्पैक्टेड दैट मच। तो उनको लगा कि उनके व्यतीत मन को ये बुद्धिस्ट लोग से बात करने के बाद ही कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस टाइम पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था उपगुप्त। अब ये उपगुप्त है ना, ये एक बुद्धिस्ट मंक है। सो उपगुप्त से इन्होंने बात किया, और जब उपगुप्त से बात किया तो जो भी इनके मन में जो भी दुविधाएं थी, उन दुविधाओं को क्या किया गया, रिलीज किया गया। और जब उन दुविधाओं को रिलीज किया गया तो उसके वजह से क्या होता है कि अशोका जो है वो अब बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो बुद्धिज्म वाला एस्पेक्ट है ना, जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई कि कलिंगा युद्ध के बाद वो अपनाते हैं, यहाँ पर एक दूसरी थियरी भी है जो ये कहती है कि अशोका जो है वो कलिंगा युद्ध से पहले ही उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया था, और बुद्धिस्ट होने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर ये जंग लड़ी। लेकिन बौद्ध धर्म का अपने आप में एक फेमस विचारधारा है, दैट इज वो अहिंसावादी थे। वो अहिंसा को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते थे। तो बौद्ध धर्म का ये एक मेजर मुद्दा था, जिसको अगर हम ये वाली थियरी माने तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें पता चलती है कि भाई अगर अशोका ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो उन्होंने ये कलिंगा युद्ध किया ही क्यों उसके बावजूद भी। सो ये एक कंट्रोवर्शियल डिबेट है जिसको कभी आगे हम एक अच्छा सा सेशन लेके करेंगे। बट यहाँ पर यहीं से शुरुआत होता है ये अशोका का मेन टॉपिक, दैट इज कॉन्क्वेस्ट वर्सेस कंपैशन। और ये अशोकन एडिक्ट्स क्या रोल प्ले करते हैं, तो ये जो भी मैंने अभी आपको ये कहानी सुनाई है, ये कहानी जो है हमें कहाँ से पता चलती है, ये कहानी हमें पता चलती है फ्रॉम द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। एडिक्ट्स ऑफ अशोका मतलब जो इंस्क्रिप्शंस अशोका के टाइम पीरियड पे जो भी आर्किटेक्चर्स के ऊपर किए गए थे, हार्ड सर्फेसेस के ऊपर किए गए थे, वो इंस्क्रिप्शंस हमें ये सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। और यहाँ पर उन इंस्क्रिप्शंस में से एक था अशोकन पिलर। एक अशोका का पिलर स्तंभ जो है वो बनाया गया था इसी धावली रीजन में, मतलब उड़ीसा के इसी क्षेत्र के अंदर बनाया गया था। और ये जो पूरी कहानी है उसके बारे में इस अशोकन पिलर के ऊपर लिखा जाता है, और यहीं से हमें वो पता चलता है। तो ये है इम्पोर्टेंस। और यहीं से हमें क्या पता चलता है कि अशोका का जो जीवन है ना वो ट्रांजिशन से भरा था। मतलब अशोकन एडिक्ट्स ये बताते हैं कि भाई कलिंगा युद्ध के पहले अशोका जो थे वो अपने चंड रूप में थे, और अशोका अपने चंड रूप में, विकेट रूप में क्या करते थे, बस कॉन्क्वेस्ट करते रहते थे। लेकिन कलिंगा युद्ध के बाद अशोका ने क्या किया,
बुद्धिज्म को अपनाया और बुद्धिज्म के वजह से उन्होंने एक नया रूप लिया, एंड वो नया रूप क्या था? द धम्म फेज, धम्म अशोका, जो मैंने अभी आपको बताया, काम अशोका, चंड अशोका एंड धम्म अशोका। तो यहाँ पर अशोका ने क्या किया? धम्म अशोका में परिवर्तित हो गए। मतलब अब वो क्या प्रोत्साहित करेंगे? धम्म को प्रोत्साहित करेंगे। धम्म मतलब क्या? धर्म से मत जोड़ना इसको, धर्म एक अलग चीज है, धर्म का एक अपना कंटेक्स्ट है, ठीक है, बट धम्म मतलब एक एथिकल कोड ऑफ लिविंग, और उसी एथिकल कोड ऑफ लिविंग के अंदर अशोका ने बहुत सारे बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स से प्रेरित हुए थे, जैसे नॉन वायलेंस, ट्रुथ बोलना, शांति में यकीन रखना, प्रेम करना। तो ये सब वैल्यूज, ये सब मूल्य उन्होंने बुद्धिज्म से अपनाए थे, जो इन्होंने अपने धम्म के अंदर प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। तो ये जो चीजें हैं, ये हमें कहाँ से पता चलती है? ये अशोकन एडिक्ट से ही पता चलती है। सो ये है मेन कहानी ऑफ द अशोका, जब हम उनके कॉन्क्वेस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब अशोका के धम्म की बात करें, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अशोका का धम्म क्या है? अशोका का धम्म है कि वो जो है वो रिलीजियस लेवल पे वो यहाँ पर वो थोड़े एथिकल लेवल पे लेके जा रहे हैं, दैट इज टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट की वो बातें कर रहे हैं। इसके अलावा वो नॉन वायलेंस, अहिंसा की बातें कर रहे हैं, वो मॉरल कंडक्ट की बात कर रहे हैं, वेलफेयर मेजर्स, रिलीजियस इंक्लूसिविटी, धम्म घोषा वर्सेस भेरी घोषा। भेरी घोषा जो था वो अशोका का वो सिस्टम था, दैट इज एनेक्सेशन बाय वॉर। सो जब अशोका चंड रूप में थे तो उन्होंने क्या किया था? एनेक्सेशन बाय वॉर किया था। लेकिन अब अशोका ने क्या किया? आफ्टर लुकिंग एट द ब्लडशेड दैट ही सॉ, कहां पर? धावली रीजन के अंदर, उसके वजह से अशोका ने क्या किया? अशोका ने कन्वर्ट कर लिया इनटू द धम्म घोषा। तो ये एक चीज है। इसके अलावा अशोका ने क्या कर लिया? सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिचुअल्स। इनिशियली क्या था? ये जो लोग थे, दे वर दी ऑफ दी the वर्ना सिस्टम, ठीक है। सो इनिशियली ये लोग वर्ना सिस्टम को बिलोंग करते थे, बट लेटर ऑन इन्होंने जब हेट्रोडॉक्स स्कूल्स को प्रमोट करना शुरू किया, दैट इज बुद्धिज्म, जैनिज्म, अजीविका, इनको प्रमोट करना शुरू किया, तो दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि ये जो हेट्रोडॉक्स स्कूल्स होते थे, हेट्रोडॉक्स स्कूल्स देखो, दो प्रकार के स्कूल्स होते हैं, एक होते हैं हेट्रोडॉक्स, दूसरे होते हैं ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स मतलब वो स्कूल्स जो ऑलरेडी प्रिवेलेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को जो इंडिया के अंदर थे उसको ही प्रमोट करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हेट्रोडॉक्स स्कूल्स मतलब क्या? जो इन ऑलरेडी प्रिवेलेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को बदलने का प्रयास कर रहे थे, दैट इज हेट्रोडॉक्स स्कूल्स। अब जैसे इसमें क्या हो गया? देयर इज गोइंग टू बी द चारवाक, देयर इज गोइंग टू बी द बुद्धिज्म, देयर इज गोइंग टू बी द जैनिज्म, ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी द अजीविका। तो ये सब ये स्कूल्स थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैनिज्म को अशोका के ग्रैंडफादर दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रमोट किया, अजीविका कम्युनिटी को अशोका के फादर दैट इज बिंदुसार ने प्रमोट किया, एंड बुद्धिज्म को अशोका स्वयं ने प्रमोट किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इन स्पाइट ऑफ बिलोंगिंग टू द वर्ना फेथ, ठीक है, वर्ना ट्रेडिशंस के अंदर, दैट इज द ब्राह्मणिकल कल्चर्स के अंदर, दे ये जो लोग थे, इन लोगों ने किसको प्रमोट किया? हेट्रोडॉक्स स्कूल्स को, ठीक है। सो दैट इज वाई यहाँ पर क्या किया गया? रिलीजियस इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिंप्लीफिकेशंस ऑफ रिचुअल्स, क्योंकि ये जिस जमाने में ऑर्थोडॉक्सी जो था वो हाई लेवल का था, और यहाँ पर रिचुअल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। सो ये एक चीज इन्होंने करने का प्रयास किया। जब हम अशोकन एडिक्ट्स की बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? ये यहाँ पर कुछ बातें जो हैं लिखी गई हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ इंस्क्राइब किया गया है, कुछ यहाँ पे लिखा गया है। अब ये जो लिखा गया है ये कौन से भाषा में लिखा गया है? तो यहाँ पर जब हम अशोका की बात करें, तो अशोका के समय पे कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स थे, जैसे आज के टाइम में जब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं, सो देयर इज द इंग्लिश स्क्रिप्ट, जो मैंने ये लिखा हुआ है, इट इज द इंग्लिश स्क्रिप्ट। अब उसी हिसाब से उस जमाने में कुछ दूसरे स्क्रिप्ट हुआ करते थे। वो स्क्रिप्ट कौन से हैं? अरेमिक स्क्रिप्ट, ठीक है, सॉरी, वो प्राकृत स्क्रिप्ट, एंड देयर इज गोइंग टू बी द खरोष्ठी स्क्रिप्ट। ऑलराइट, सो सॉरी, प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और खरोष्ठी स्क्रिप्ट है। अब ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था
वो जनरली मेनलैंड इंडिया के अंदर लिखा जाता था, लेकिन जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है ना वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर था। अगर आप मेरा पोस्ट मौर्यन वाला वीडियो देखेंगे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज से इंडो ग्रीक्स आए थे, तो इंडो ग्रीक्स के आने की वजह से ये जो खरोष्टी लिपि जो है ना उसका बनावट आया, इन खरोष्टी लिपि इंडो ग्रीक्स की वजह से आया। वेरस बाकी के पूरे मेनलैंड इंडिया में प्राकृत ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज किया जाता था। अब ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर ही प्राकृत भाषा लिखी जाती थी। इसके अलावा आगे चल के अपभ्रंशा भाषा भी यूज करी गई, लेकिन खरोष्टी से अरमिक और ग्रीक लिखा गया। अब अरमिक और ग्रीक स्वयं में भी ये क्या होते हैं, ये स्क्रिप्ट भी होते हैं और ये लैंग्वेज भी होते हैं। तो अशोका के ये जो इंस्क्रिप्शंस थे वो अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग भाषा का वापराश होता था वो वही भाषा के मदद से उसके ऊपर इंस्क्राइब करते थे। और यही इंस्क्रिप्शंस कहीं ना कहीं हमें इन्फॉर्म करते हैं कि भाई उस जमाने में जो क्या क्या चीजें थी, ठीक है, उस जमाने के कल्चर्स और अशोका के बारे में हमें इन्फॉर्म करते हैं। और वही अगर मैं आपको बोलूं तो अशोकन इडिक्ट्स में जो है ना, अशोकन इडिक्ट को हम अलग अलग चीजों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ इडिक्ट्स हैं अशोका के। जैसे अशोका के पिलर इडिक्ट्स हैं। पिलर इडिक्ट्स मतलब क्या हो गया, अशोका ने कुछ पिलर्स बनाए, ठीक है। अब अगर मैं आपको पिलर्स दिखाऊं, ठीक है, तो ऐसे अशोका ने क्या किया, अशोका ने ऐसे पिलर्स बनवाए और इन पिलर्स के ऊपर देखिए अशोका ने कुछ तो भी इंस्क्राइब करवाया। सो ये इंस्क्रिप्शन, इसको हमने क्या बोलते हैं, पिलर एडिक्ट्स। अब पिलर एडिक्ट्स के अलावा यहाँ पर क्या हो गया, अशोका के रॉक एडिक्ट्स भी होते हैं। ये जो रॉक एडिक्ट्स है देखो ये पत्थर हैं और इन पत्थरों के ऊपर अशोका ने क्या करवाया है, इंस्क्रिप्शन वगैरह करवाया है। सो ये क्या हो जाते हैं, आपके रॉक एडिक्ट्स। तो इसी हिसाब से जब हम अशोका के यही एडिक्ट्स के बारे में बात करें तो जस्ट देखिए आप कितने सारे एरियाज के अंदर अशोका के एडिक्ट्स पाए गए हैं। अब आप सोचते रहेंगे कि इतने सारे एरियाज के अंदर पाए गए मतलब क्या अशोकन एम्पायर इतना बड़ा था क्या? हाँ था, क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि क्या कोई दूसरा डायनेस्टी किसी दूसरे राजा को अपना खुद का राइटिंग उसके एरिया के अंदर इंस्टॉल करने देगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो अगर अशोका के एडिक्ट्स इतने एरिया के अंदर पाए गए हैं तो जाहिर सी बात है अशोका का उतना बड़ा कंट्रोल रहा होगा, इसी वजह से तो उसके एडिक्ट्स यहाँ पे पाए गए हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी देयर, ठीक है। सो यही मेजर एडिक्ट्स, अब एग्जामिनेशन के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको ये याद भी होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर अशोका के कौन से एडिक्ट्स हैं और ये एडिक्ट्स हमें क्या इन्फॉर्म करते हैं। अब जब यही इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं तो देखिए ये जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है, अब टोटल देयर आर 14 एडिक्ट्स, ठीक है, और दो कहाँ पर पाए जाते हैं, उड़ीसा के अंदर। इनका भाषा हमने ऑलरेडी कर लिया है और कहाँ पर है मेन वाले, ढाउली, जाऊगोड़ा, गिरनार, सोपारा, एरागुड़ी। ये जो है ना ये यूपीएससी ने पूछा है, ये जो धावली, जाऊगोड़ा, एरागुड़ी ये यूपीएससी ने सवाल पूछा है अपने प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। वेयर माइनर रॉक एडिक्ट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, वो इस एरियाज के अंदर पाए जाते हैं। फिर ये पिलर एडिक्ट्स हो गए। देखिए मेजर जो है ना वो रॉक एडिक्ट्स हैं, माइनर जो है वो पिलर एडिक्ट्स हैं। मतलब पिलर्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है वो माइनर है, रॉक्स के ऊपर जो की जाती है वो मेजर है। और यहाँ पर देखिए ये पिलर एडिक्ट्स, ठीक है, 8 पिलर एडिक्ट जो हैं वो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देती है। तो यही इंफॉर्मेशन जो है हमें, जब हम अशोका के फेज के बारे में बात करते हैं तो अशोका के चंड रूप में जो भी एडिक्ट्स करे गए रहेंगे वो कुछ और दर्शाते रहेंगे, वो कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, ग्लोरी, अशोकन एम्पायर, इन सब के बारे में बात करते रहेंगे। लेकिन जो अशोका के परिवर्तन के बाद, अशोका के बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के बाद जो भी एडिक्ट्स बनाए गए वो एडिक्ट्स क्या करेंगे, जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है ना उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मतलब कंपैशन वगैरह का इंफॉर्मेशन देंगे कि अशोका ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, ठीक है, इन प्रमोटिंग गुडनेस इन द सोसाइटी। तो दैट इज गोइंग टू बी देयर। तो इसी तरीके से साथियों अशोका के एडिक्ट्स के बेसिस पे हम जो है पूरी इंफॉर्मेशन अशोका के कॉन्क्वेस्ट और कंपैशन के बारे में हम जान सकते हैं। और इसी के साथ दिस विल बी द एंड ऑफ दिस सेशन एंड आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन। हमारे साथ जुड़े रहें फॉर सच इंफॉर्मेशनल एंड इंसाइटफुल वीडियोस, ठीक है। इसी के साथ टेक केयर एवरीबॉडी एंड गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। Veranda ES, where your dream becomes reality.